लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम हुए जारी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में नोटा को प्राप्त हुए 2 लाख से अधिक मत। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए अब तक का है सबसे अधिक मत प्रतिशत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को दिलाई प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ। नरेंद्र मोदी बने स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री। भारत ने सिंगापुर में आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्री स्तरीय बैठक में लिया भाग। बैठक में सदस्य देशों ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था एवं समग्र IPEF समझौते पर केंद्रित 3 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। अपस्किलिंग पहल की प्रगति का भी हुआ जिक्र। यूनिसेफ ने जारी की बाल पोषण रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से 1 बच्चा कर रहा है गंभीर खाद्य गरीबी का सामना। 181 मिलियन छोटे बच्चों में से 2/3 से अधिक हैं दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में। आदित्य एल1 ने कैप्चर की सूर्य तथा उसकी गतिशील गतिविधियों की तस्वीरें। सौर ज्वालाओं, ऊर्जा वितरण, सूर्य धब्बों का अध्ययन करने और भविष्यवाणी करने में मिलेगी सहायता। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिला। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में नोटा यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, जिसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत माना जा रहा है। बता दें कि नोटा मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर मतदान का एक विकल्प है, जो मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति दर्शाने की अनुमति देता है। वहीं यह मतदाताओं को मतदान के प्रति अपने नकारात्मक विचार और दावेदारों के प्रति समर्थन की कमी को व्यक्त करने का अधिकार देता है। साथ ही उन्हें अपने निर्णय की गोपनीयता बनाए रखते हुए अस्वीकार करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि भारत में नोटा के विकल्प का उपयोग पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू किया गया था। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में दिया था, जहां जनता को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया गया। वहीं इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वां देश बन गया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक नोटा के रूप में डाले हुए वोटों की गिनती की जाती है, लेकिन उन्हें अमान्य वोट माना जाता है। जहां नोटा को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जहां नोटा को बहुमत मिलने पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद वह स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं NDA सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मंत्रिपरिषद में 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि इससे पहले वह लगातार 3 कार्यकाल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में लिखित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था
ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जहां इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। वहीं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जहां इनके बीच का अंतर इनके पदक्रम, वेतन एवं राजनीतिक महत्व है। बीते दिनों भारत ने सिंगापुर में आयोजित IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की गई और साथ ही IPEF सदस्यों ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था एवं समग्र IPEF समझौते पर केंद्रित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत ने अपनी घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया के चलते इन समझौतों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं साझेदार देशों ने अपस्किलिंग पहल की प्रगति का भी जिक्र किया है, जिसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का लक्ष्य IPEF साझेदार देशों में मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। वहीं पिछले 2 वर्षों में इसने 10.9 मिलियन अपस्किलिंग अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें से 4 मिलियन भारत में थे। बता दें कि IPEF की शुरुआत साल 2022 में टोक्यो में की गई थी, जिसमें 14 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाना है। साथ ही भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है। यह 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिसमें पहला निष्पक्ष और लचीला व्यापार और दूसरा आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन तथा तीसरा स्वच्छ अर्थव्यवस्था यानी नवीकरणीय ऊर्जा एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी है। वहीं चौथा स्तंभ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यानी कर और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां हैं। गौरतलब है कि भारत IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ 1 में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में अमेरिकी मौसम एजेंसी ने जानकारी दी कि हीट डोम और जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य रूप से हीट वेव की घटना बार बार देखी जा रही है, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के शहरों में हीट वेव से निपटने के लिए चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि हीट डोम एक ऐसी घटना है जो शांत और शुष्क ग्रीष्म ऋतु की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। यह घटना तब होती है जब उच्च दबाव का क्षेत्र वायुमंडल में स्थिर हो जाता है और उच्च दबाव का क्षेत्र गर्म हवा को नीचे की ओर ढकेलता है और उस क्षेत्र में हवा की स्थिरता को बढ़ाता है, जिससे गर्म हवा का एक गुंबद के आकार का क्षेत्र बन जाता है, जो कई दिनों या हफ्तों तक बना रह सकता है। वहीं जानकार बताते हैं कि इसके बनने के पीछे की वजह समुद्री सतह के तापमान में हो रही वृद्धि है, जिससे समुद्री सतह से वाष्पीकरण दर अधिक हो जाती है और हवा में अधिक नमी लाकर उसे गर्म करता है। आमतौर पर हीट डोम जेट स्ट्रीम की तरह व्यवहार करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जेट स्ट्रीम तेज हवा की एक संकरी पट्टी होती है, जो आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वहीं प्राथमिकता के तौर पर पृथ्वी पर 4 जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। इनमें 2 ध्रुवीय जेट स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास तथा 2 उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा के पास पाई जाती हैं। इनका निर्माण तब होता है जब वायुमंडल में गर्म वायु द्रव्यमान ठंडी वायु द्रव्यमानों से मिलते हैं। ये धाराएं पृथ्वी की सतह से करीब 5 से 9 मील ऊपर मध्य से ऊपरी क्षोभमंडल में स्थित होती हैं। यह लगभग 110 मील प्रति घंटे की गति से चलती हैं। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रीन अमोनिया उत्पादकों के लिए चयन हेतु अनुरोध जारी किया है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साइट कार्यक्रम का हिस्सा है, जो साइट कार्यक्रम के मोड 2A के अंतर्गत लागत आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारत में हरित अमोनिया के उत्पादन पर केंद्रित है। हालांकि मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के ग्रीन अमोनिया उत्पादन की खरीद के लिए साइट कार्यक्रम के द्वितीय घटक को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। बता दें कि साइट यानी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए रणनीतिक पहल 17,490 करोड़ रुपए के परिव्यय वाला एक प्रमुख वित्तीय उपाय है।
इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को की गई थी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2029 से 30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय किए जाएंगे। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनने में योगदान देना है और साथ ही वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के लिए प्रेरणा के रूप में काम करना है। वहीं माना जा रहा है कि इस मिशन से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन होगा और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी। बीते दिनों 10 जून को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक रूस में आयोजित हुई। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बता दें कि यह बैठक 2023 में ब्रिक्स विस्तार के बाद पहली मंत्रिस्तरीय बैठक थी, जिसमें मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया के प्रतिनिधियों ने पहली बार भाग लिया। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध के सचिव और वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने किया। गौरतलब है कि ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी वास्तविक स्थापना 16 जून 2009 को की गई थी। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद इस समूह को ब्रिक्स नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो कुल वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य 3 चरणों में एक व्यापक युद्ध विराम समझौते पर पहुंचना है। इस प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने पक्ष में मतदान किया। गौरतलब है कि रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। दक्षिणी इजराइल पर हमास ने अचानक हमला किया था। इस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास को अरबी भाषा में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य गाजा और आसपास के क्षेत्रों में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था। बता दें कि यूएनएससी की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हाल ही में इसरो ने सूर्य तथा उसकी गतिशील गतिविधियों की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें आदित्य L1 द्वारा कैप्चर की गई है। इसरो के अनुसार इन तस्वीरों से सौर ज्वालाओं, ऊर्जा वितरण और सूर्य धब्बों का अध्ययन करने एवं अंतरिक्ष मौसम को समझने व भविष्यवाणी करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि आदित्य L1 भारत का प्रथम सोलर मिशन है। यह L1 बिंदु से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है। L1 लैग्रेंजियन बिंदु का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रक्षेपण वर्ष 2023 में 2 सितंबर को PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गतिशीलता का अवलोकन करना और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में गहरी समझ विकसित करना है। गौरतलब है कि इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रह अन्वेषण को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चा गंभीर खाद्य स्थिति का सामना कर रहा है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के करीब 27% बच्चे यानी 181 मिलियन बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं और साथ ही कुपोषण की चपेट में हैं। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो गंभीर खाद्य गरीबी पे रहने वाले 181 मिलियन छोटे बच्चों में से 2/3 से अधिक दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं, जिनमें से 20 देशों में गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले 65% बच्चे हैं। साथ ही रिपोर्ट में पाया गया कि गरीब और गैर गरीब दोनों तरह के परिवारों के बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं, जहां गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले लगभग आधे बच्चे मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों में रहते हैं। बता दें कि बाल पोषण रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है। यह वैश्विक रिपोर्ट शुरुआती बचपन में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति, प्रवृत्तियों और असमानताओं की जांच करती है। इसमें वैश्विक और स्थानीय खाद्य और पोषण संकटों का प्रभाव भी शामिल है। यह रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है, जहां बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले अधिकांश बच्चे रहते हैं और साथ ही बाल खाद्य गरीबी के कुपोषण और खराब विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन करती है। जानकारी के लिए बता दें, यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह बच्चों के अधिकार की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वंचित और जरूरतमंद बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं पोषण को बढ़ावा देना है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, नोटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नोटा मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर मतदान का एक विकल्प है। 2. यह मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति दर्शाने की अनुमति देता है। 3. भारत में नोटा का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 के बाद शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जेट स्ट्रीम तेज हवा की एक संकरी पट्टी होती है। 2. यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 3. पृथ्वी पर कुल 5 प्रकार की जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रिपोर्ट को यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। 2. दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। 3. गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले लगभग आधे बच्चे मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों में रहते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, IPEF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत साल 2022 में टोक्यो में की गई थी। 2. इसमें कुल 20 देश शामिल हैं। 3. भारत IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, आदित्य L1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का प्रथम सोलर मिशन है। 2. L1 लैग्रेंजियन बिंदु का संक्षिप्त रूप है। 3. यह L1 बिंदु से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार प्रदर्शित करता है कि भारतीय शेयर बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमों को बेहतर बनाने में सेबी की कितनी अहम भूमिका रही है। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी की ओर से सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया। गौरतलब है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। हाल ही में इंडिया एक्सिम बैंक ने अफ्रीका महाद्वीप में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी अफ्रीका में अपने कार्यालय की शुरुआत की है। बता दें कि यह कार्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में खोला गया है। इस कदम से भारत, केन्या और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2022 में 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इंडिया एक्सिम बैंक एक विशेष वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है। साथ ही यह बैंक निवेश को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में 4 बार के विधायक मोहन मांझी को ओडिशा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। मोहन मांझी ने नवीन पटनायक का स्थान लिया है, जिन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वहीं केवी सिंह देव और प्रवती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बता दें कि विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पश्चिम बंगाल के एक 4 वर्षीय बच्चे में एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्य बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, के मामले की पुष्टि की है। बता दें कि वर्ष 2019 के बाद से यह भारत में बर्ड फ्लू के H9N2 वायरस से होने वाला दूसरा मानव संक्रमण है। H9N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। H9N2 उपप्रकार को सर्वप्रथम वर्ष 1966 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टर्की फ्लॉक से अलग किया गया था। गौरतलब है कि यह वायरस संक्रामक जानवरों के साथ सीधे संपर्क या दूषित वातावरण के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है। बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथ ही चौना मेन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 10 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। पेमा खांडू ने राज्य विधानसभा चुनावों में 60 में से 46 सीटें जीतकर भाजपा विधायक दल का नेतृत्व किया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे थे। गौरतलब है कि पेमा खांडू 2016 में पहली बार सीएम बने थे। हाल ही में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले HCFC स्तर के निर्धारित लक्ष्य में 5 साल पहले ही गिरावट देखी गई, जो पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित हुई। जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शोध में कहा गया कि HCFC उत्सर्जन वर्ष 2021 में चरम पर पहुंच गया, जो अनुमानित वर्ष 2026 से 5 साल पहले है, और ये सही दिशा में बढ़ रहा है। वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ODS के उत्पादन और खपत को समाप्त करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। हालिया अध्ययन के अनुसार भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O उत्सर्जक देश बन गया है। बता दें कि N2O एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और अधिक समय तक वायुमंडल को प्रभावित करती है। N2O उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कृषि में उर्वरकों का प्रयोग है। इसके अलावा मांस और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण गोबर उत्पादन में हुई वृद्धि ने भी N2O उत्सर्जन को बढ़ाने में योगदान दिया है। अध्ययन के अनुसार 2022 में वायुमंडलीय नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुंच गई थी, जबकि इसकी तुलना में CO2 की सांद्रता, जो कि जलवाष्प के बाद प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, 417 भाग प्रति मिलियन थी। वहीं मानवीय गतिविधियों से होने वाले N2O उत्सर्जन से वर्तमान वैश्विक तापमान में लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हाल ही में सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है। साथ ही अनामिका INS राजाली में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका SH-3 सी किंग, ALH ध्रुव, चेतक और MH-60R सी हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2018 में वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनकर इतिहास रचा था।
हाल ही में रूस के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में सूखे के कारण आपातकाल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। रूस के कई क्षेत्रों में पहले ही स्थानीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि पाले से अनाज से लेकर सेब तक की फसलें प्रभावित हुई हैं। बता दें कि इस आपातकाल का उद्देश्य अनुमानित 30% तक की संभावित फसल हानि से निपटना है। गौरतलब है कि रूसी कृषि मंत्रालय ने अब तक अनुमान लगाया है कि मई में पड़ने वाली ठंड से लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर फसल को नुकसान होगा। रूस के कृषि मंत्रालय ने 2024 के लिए 132 मिलियन टन अनाज उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया है, लेकिन सूखे के कारण इसमें कमी आ सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अपनी महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ यह अभयारण्य भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ने के बाद उनके लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करना आवश्यक था। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी बढ़ाने के लिए कान्हा और अन्य स्थानों से चीतों को फिर से लाया गया है। बता दें कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के पास मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।